अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बड़े अहम इजलास हुए हैं, अहम मुलाकातें हुई हैं और उन इजलासों में और मुलाकातों में बड़े अहम फैसले किए गए जो कि आने वाले दिनों में आवाम के लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया और कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं जो कि आने वाले वक्तों में यकीनन हमारे सामने होंगे। इनके समरात भी हम जरूर फेस करेंगे। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक खत्म हो गया है और मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून और MKM के दरमियान जो इख्तलाफ है, जो रवैयों का इख्तलाफ आ चुका है, नून लीग के नारवा सलूक पर MKM काफी नाराज हो चुकी है और MKM का जो ये रवैया है ये अक्सर मौकों पर हमारे सामने भी आया है। मेयर कराची ने वज़ीर आज़म को कराची के ट्रैफिक के मसाइल के हल के खात्मे के लिए खत लिख दिया है, जबकि आज नाज़रीन मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मनाया गया, बल्कि अब तो दिन खत्म हो गया है, जिसमें मजदूर काम पर गया और अफसर जो था उसने छुट्टी की, उसने पिकनिक मनाई। हर पार्टी ये दावा करती है कि उसने मजदूरों के लिए बहुत काम किया है और बड़ी बात की है, लेकिन अमली इक़दाम हमें कहीं नजर नहीं आते। मजदूर ना सिर्फ बदहाल है बल्कि तरीन बदहाली का शिकार नजर आ रहा है और रोज बरोज वो मजीद बदहाल होता चला जा रहा है। आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि बसों की नई खेप जो है वो कराची पोर्ट के पे आ चुकी है, और लेकिन वो चलेगी कौन से सड़कों पे, इस पर अभी काम होना बाकी है। पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां कर ली हैं। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। 3 मई को रवाना होगा चीन के कमरी मिशन चांग E6 का ये हिस्सा होगा और जो सैटेलाइट है 7 kg इसका वेट बताया जा रहा है, जिसमें 2 कैमरे भी नस्ब होंगे। महंगाई की लहर के दौरान एक रोशनी की किरण हमें नजर आई है। 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। आवाम कुछ हैरान है और शायद कुछ परेशान भी हैं। तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि ना वो किसी से मुज़ाकरात करेगी, ना हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि ना नून लीग से, ना MKM से और ना ही पीपल्स पार्टी से। तो ये मसला हल कैसे होगा? जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बानी PTI। तो क्या नुकात होंगे और क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि के इलेक्ट्रिक ने 19 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा होंगी। टॉपिक्स हमारे सामने हैं। अवामी खिदमतगार कहाँ हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मेरे पैनल में, उनका मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अजीम अनवर साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर प्रोग्राम में ये हमारे आते रहते हैं और अपने तज्जियों से हमें आगाह करते हैं। जबकि जमाल अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, MKM से इनका ताल्लुक है, और राना मोहम्मद आजम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और लेबर विंग के ये सदर भी हैं। तो आज खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अजीम अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अजीम अनवर साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज बड़े अहम इजलास हुए कराची की अमन अमान के हवाले से। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास अटेंड किया, सदारत की, और उन्होंने बड़े अहम फैसले भी दिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए, कच्चे के डाकुओं को महदूद किया जाए या उनकी सरकोबी की जाए। कैसे देखते हैं आप इन इजलासों को, जो कि फैसले तो कर लिए जाते हैं लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ। शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। आपके जवाब देने से कबल मैं 1 मई के हवाले से अगर मुख्तसर बात कर लूँ। ठीक है। आज बड़ा अहम दिन है, मजदूरों का आलमी दिन है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नुमाइशी इकदाम भी होते हैं, कुछ अलामती चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेरे मुल्क का मजदूर जो है वो बेहाल है। ठीक है, यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनका जब जो रियासत के सदर थे, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट थे, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जो वो कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जितनी एक मजदूर की आमदनी है उसके बराबर मेरी जो है मेरा वजीफा होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा दीन तो हमें ये मैार देता है। जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं कि किस तरीके से मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा है। ना उनको जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने तय किया है ना वो मिलता है,
ना उनको कोई सेहत की सहूलत मिलती है, ना उनके बच्चों को कोई तालीम की सहूलत मिलती है। तो जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि उनको बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ है, तालीम, मिसाल के तौर पर उनके बच्चों को मयारी तालीम है, उनका हक है, ये उनको देना चाहिए। इसी तरह जो उनकी सेहत है, उन पर हक है कि अगर कोई गरीब मजदूर बेचारा बीमार हो जाता है तो उसके पास जो है वो अगर अस्पताल जाता है तो पहली जो छुट्टी करता है उसका कोई उसको वेज नहीं मिलता। और फिर ऐसा मजदूर जो उसकी रिटायरमेंट जब हो जाती है तो कहने का मकसद ये है कि उसके पास ना ऐसा कोई EOBI में कोई रजिस्ट्रेशन होती है, तो इस वजह से वो कहाँ जाए। मजदूर के लिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये वाकई बहुत बड़ा एक अहम सवाल है कि मजदूर जाए तो जाए कहाँ। हमारे साथ जमाल अहमद साहब भी मौजूद हैं, MKM से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज अभी बात हो रही है मजदूरों के हुकूक के हवाले से, क्या आप देखते हैं कि किसी पार्टी ने, किसी हुकूमत ने मजदूर को उनका हक दिया है? बहुत शुक्रिया मेट्रो चैनल का। देखें, आज यकम मई है, मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। बदकिस्मती कि हमारे साथ खास हो पाकिस्तान के मजदूरों के साथ वो रवैया जो होना चाहिए वो नहीं होता। मजदूरों को पूरी उजरत नहीं मिलती, ठेकेदारी सिस्टम है यहाँ पे जो है वो क्या कहेंगे आपको, बड़े बड़े मसद के सियासतदान हैं वो मजदूरों से ऐसे काम कराते हैं मगर उनको वो उजरत नहीं देते हैं। देखिए, आज गर्मी उग गई है, बन गई है, मार्केट गिरे पड़ी नहीं जाने के लिए। मजदूर ने अपना सारा पसीना आपने टाइम लगाया मगर उसके बाद भी उसको उजरत वो उस टाइप के रेट्स नहीं मिल रहे। जमाल अहमद साहब, कता कलामी की बड़ी माजरत, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हर पार्टी ये दावा करती है कि मजदूरों के लिए बात की, आवाज उठाई, और आज आप खबर सुने तो आधा बुलेटिन सिर्फ इन बयानात पे है जो आला हुकाम ने, सदर से लेके वजीर आजम, वजीर आला, हर किसी ने, मेयर, डिप्टी मेयर, सब ने बयान दिया, मजदूरों को खिराजे तहसीन पेश किया। लेकिन हमने देखा ये पूरे दिन में कि मजदूर फिर अपने फील्ड में काम कर रहा है और अफसर जो है वो छुट्टी मना रहा है। देखिए, अगर मजदूर काम छोड़ देना, यकीन में तरक्की नहीं कर सकता। ये सब मजदूर हैं जो काम कर रहे होते, 24 घंटे काम के, बच्चे, इनकी बीवी सब कर रहे हैं। मजदूरों के हुकूक नहीं मिल रहे हैं ना हमारे यहाँ। तो बेचारे जो सरकारी मुलाजिम, मैं आपको बता दूं, जो सरकार जो बेचारे रिटायर हो गए, इनकी पेंशन नहीं मिल रही है, उनके वाजिबात नहीं मिल रहे हैं, वहां भी खांचे देने पड़ते हैं। यहाँ तो सिस्टम भी बहुत उल्टा है। देखे, हम हुकूमत में एक होती ना हुकूमत सिंध में, वज़ीर आला हमारा सब कुछ, हमारा वफाक में हमारा सब कुछ, हम एक शेयर के हैसियत से इसके अंदर एक 20% शेयर या 10% शेयर का होता है। मैं कहता हूँ कि अगर हमें ये हुकूमत मिल जाए, सिंध हुकूमत मिल जाए, तो हम काम करके दिखाएं। अभी तो हम बयान ही दे सकते ना, हम उसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, उनके ऊपर बयान कर सकते हैं, उन हुकूक के लिए हम वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से बात कर, यही कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सर, जब आपको इख्तियारात दिए जाते हैं, इक़्तिदार दिया जाता है, आपकी भी हुकूमत रही है, आप भी हुकूमतों के साथ रहें, तो आपने मजदूर के लिए क्या काम किया? कोई एक काम बता दें। देखिए, इक़्तिदार हमारे को फुल फ्लैश नहीं आया, 2-3 वज़ीर की हैसियत है, वो भी आपको बताएं इख्तियार उस तरह नहीं हुए। मगर मैं कहता हूँ जिस तरह हमें काम करने, हम नहीं काम कर पाए ना, हम नहीं काम कर, बहुत सारे मसले बताए थे, तो हमने मजदूरों के लिए पहले भी आवाज उठाई, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। जो मौके मिलेंगे हमें इंशाल्लाह उसके अंदर भरपूर काम करेंगे। हमारे मजदूर जो है ना, पसीना कुछ होने पड़े, उनको पैसे मिलने चाहिए। खेती बाड़ी जितने किसान है, जितने ठेकेदार है, इसके अंदर जो है बड़ा माफिया, इसके अंदर मजदूरों का जो कुछ चूक सा है। तो मैं समझता हूँ कि जो महंगाई का इज्जत दौर है जो उसने गुजारा, इनका बेचारों का बड़ी मुश्किल से, पता नहीं बेचारे क्या खाते हैं वहां पे, जो रहते हैं वहां पे वो गोश्त भी नहीं खा पाते बेचारे। तो हमें सबके हुकूक को बराबर देखना चाहिए, सबको इंसाफ समझना चाहिए, सबको पाकिस्तानी समझना चाहिए, पाकिस्तानी समझना चाहिए। मगर बदकिस्मती यहाँ का सिस्टम ही उल्टा है। कानून में तो सब कुछ लिखा है, किताब में सब कुछ लिखा है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस दफे का पाकिस्तान बहुत सारे सोमोटो एक्शन ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रही है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी हालात और लाइन एंड ऑर्डर की सूरत हाल, लोगों के हुकूक के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी पेश करने की उम्मीद है। अच्छा, ये आपने बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। अजीम साहब से पूछ लेते हैं। अजीम साहब, आपको नजर आ रहा है कोई 2-3 महीनों में आगे कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है कि मतलब वो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है? अगर हम हुकूमती नंबरों पर देखें तो वो तो हमें बता देंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने तारीखी सतह उबूर कर ली है।
और 4 रुपए जो है पेट्रोल हुकूमत ने हातिम ताई की बंद हो रही हैं। हाँ, मैं आपको जवाब दे दूं कि हातिम ताई की कबर पर लात मारकर 4 रुपए पेट्रोल के अंदर कमी की तो हैरान है ना, तो परेशान जबकि जो आलमी मंडी है वहां पे 60 रुपए फी बैरल जो है पेट्रोल की कीमत में कम हुई है, तो गवर्नमेंट तो इसका जवाब दे। दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं आपको बताऊं, छोटा सा आपको एक सैंपल टेस्ट केस दे दूं, सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको उसके अंदर, कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला किसानों का है। किसानों की पूरी गंदम, आप पूरा इंतजार करते हैं पूरे साल के, जब गंदम की फसल की कटाई होगी, 1 अरब डॉलर की गंदम मंगवा ली, 1 अरब डॉलर की गंदम, जबकि हमारे पास 20 लाख गंदम जो है 20 लाख टन हमारे पास मौजूद थी, तो 30 लाख टन इंपोर्ट की 1 अरब, आप 1 अरब रुपए के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगते रहते हैं, कभी यूएई जाते हैं, कभी सऊदीया के पास जाते हैं, IMF की गुलामी पर राजी हो जाते हैं उस 1 अरब डॉलर के लिए। तो हुकूमत जवाब दे। हम जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि ऐसे जितने लोग जिन्होंने ये इस्तेहसाल किया है 1 अरब की डॉलर की गंदम इंपोर्ट की है, उनको कम से कम कटहरे में तो लाए, उनसे पूछें ये क्या किया है। तो आप इसलिए आप जो है इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हुकूमत को चाहिए ना कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके खिलाफ वॉइस रेज करे। ये कौन सा ऐसा तबका है कि जो हमेशा पाकिस्तान को हर हुकूमत में रहकर लूटता है, उनको जो मौके मिलते हैं, एक भाई उनका फौज में होता है, एक भाई सियासतदान होता है, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है, इस तरह पूरा एक नेक्सस, और गरीब बेचारा मुंतशिर होता है, तकसीम होता है, इस तरह से ये लोगों का इस्तेहसाल। जमाल अहमद साहब, आपने अभी कहा कि केयर टेकर हुकूमत का ये फैसला था, तो क्या निगरां हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो इतने बड़े फैसले कर सके? वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आई थी मेरा ख्याल है। देखिए ना, भाई ने अभी जो बयान किया है कि उन्होंने गंदम जो है वो मंगवाई वहां से या भेजने की जगह मंगवाई है, तो सबका हिस्सा है ना, बता रहा हूँ। पूरा सिस्टम बहुत हमारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। हम तो अब पूरी उम्मीद है, फाइज ईसा साहब जो आए हैं बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन इंसान है, उनके साथ जो जजेज हैं, जो हैं इसके अंदर, इंशाल्लाह हमें अब किसी से उम्मीद नहीं। हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ से उम्मीद है कि मुल्क की तरक्की खुशहाली में यही दो लोग अहम किरदार अदा करेंगे। देखिए, चीफ आर्मी साहब हर जगह जा रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तुर्की भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ फंड भी लेके आ रहे हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह फैक्ट्री भी पाकिस्तान के अंदर सऊदी का वक्त एक आ रहा है, यहाँ पे यूएई का वक्त भी आने वाला है इंशाल्लाह। ईरानी सदर ने भी दौरा कर लिया है। देखें, हम अल्लाह की जात से पूरी में देखें, सारी जिंदगी ऐसे सुलझा देंगे, मगर हमारे जितने सरबराहान आए हैं, मुमलिकत से आए हैं, तो उन्होंने हर दौर में अच्छे खासे फंड जो है पैसे डॉलरों में IMF से कर्जा लिया ना, सबने डुबाया। जमाल अहमद साहब, आवाम तो ये पूछती है, वो ये कहती है कि जो मुल्क की बर्बादी है वो सियासतदान करें और ठीक करने के लिए फिर अदलिया सुमोटो ले या अफवाज पाकिस्तान को दरमियान में लाया जाए। तो मतलब ये कैसी बात है, और पिसती आवाम है। मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे कोर्ट्स, हमारे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट कोई अगर जल्द से जल्द फैसले मिलता है, देखिए कितने सियासतदान पकड़े गए, क्या क्या केस था हर बोर्ड में। अभी देखिए शाही खान अब्बासी साहब वो नेब से रिलीज हो गए, राना सोनारा रिलीज हो गए, नवाज शरीफ खत्म हो गया, सबकी चीजें खत्म हो रही। तो भाई केस जिन्होंने बनाया था उनके ऊपर तो लागू करो कि भाई आपने केस छुड़ा, उससे पैसे तो लो ना। अब पूरा चीज पाकिस्तान की सारी केस देते, मैं समझता हूँ कि मुतवस्सित तबके भी केस देखने चाहिए। केस का दौरानिया 1 से 1.5 महीने में खत्म है। हमारे लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। सजा देखे, सजा जजा का अमल नहीं होगा, इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनका बेड़ा गर्क होना चाहिए, उनको तो हवालात के पीछे उनको तो बाहर नहीं आना चाहिए। जमाल अहमद साहब, अगर बददुआओं से काम हो सकता तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता था। असीम अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम देखें, हम गाली भी कर सकते हैं, हम इदारे का एहतराम करते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम क्रॉस फंडिंग कर सकते हैं, हम असेंबली सेनेट के अंदर आवाज उठा सकते हैं। आप बताएं क्या कर सकते हैं इसके अलावा? एहतजाज के लिए भी आवाम को बोले, आवाम 3 टाइम की रोटी बेचारों को नहीं मिल रही है, वो आवाम कहाँ निकले? आवाम सोचते है कि MNA MP हमने बना दिया। आप देखें ना, बल्दियाती सिस्टम हमारे 1.5 साल से बल्दियाती किसी का रियायत लग रहा लूला, वो कह रहे थे हम इसके अंदर काम करेंगे। हर आदमी इस वक्त हमारे पास आ रहा है, MP MNA के पास आ रहा है, गटर की शिकायत लेके आ रहा है, पानी की शिकायत लेके आ रहा है, सॉलिड वेस्ट की। हम क्या करें? आप बताए ना, हम क्या करें? काम करेंगे? देखिए, फॉर्म 47 वाले वाकई कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार में आते हैं, तो इस पे तो कोई शक नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। और माजी में भी ठीक है जमाल अहमद साहब, ठीक है जमाल अहमद साहब, मौका दे रहे हैं, अब आप हौसला रख लें, सुन लें अगर मेरी बात। हाँ तो सुन लें, हौसला है तो सुन लें। जमाल साहब, आप 18 में जो आपने किया हमारे साथ, जमाल साहब आपकी आवाज, जमाल साहब आपकी बात सुनी गई, ठीक है। अब अजीम साहब की बात सुन। देखिए, मेरा
जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि जब तक ये इलेक्शन पर डाके डाले जाएंगे, जाली हुकूमतें बनती रहेंगी, फॉर्म 47 आज जिनकी तरफ देख रहे हैं, इन्होंने खुद बता दिया कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं और वो बैरूनी मुल्क दौरे कर रहे हैं, वो मुल्क को यानी सियासतदान नहीं निकालेंगे, डेमोक्रेटिक लोग नहीं निकालेंगे, बल्कि फॉर्म 47 वाले और जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए ये पार्लियामेंट बनाई वो इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस गलती को हमें देखिए, इस मुल्क का जो भी होना है, इस मुल्क को सुधारना है तो इस मुल्क के डेमोक्रेट से सुधारना है। ये एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक। सर मुझे मौका दे दें, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन आप दरमियान में जमहूरी मुल्क है, ना काटिए प्लीज। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हमारा आइन है, हम आइन के बालादस्ती के लिए हर हद तक जाएंगे, आइन की बात करेंगे। कभी भी गैर आइनी तरीके से हम किसी गैर आइनी शोबे की तरफ, किसी गैर आइनी इदारे की तरफ नहीं देखेंगे जिसका रोल नहीं है। ही शुड नॉट प्ले द रोल, ठीक है ना। तो ये जमात इस्लामी का अव्वल दिन से मौक़िफ़ क्लियर है। जब तक फॉर्म 47 वाली हुकूमत रहेगी, इनका तो ये हाल है कि एक दूसरे पर इल्जामात अभी से इन्होंने लगाने शुरू कर दिया। वो कहते हैं तुम्हारा मैंडेट 100% जाली है, नून लीग वाले एमक्यूएम से कहते हैं कि जो है वो तुम्हारा 100% जाली है, एमक्यूएम वाले कहते हैं तुम्हारा 50% जाली है। इनके तो आपस में अभी से झगड़े शुरू हो गए। तो ये हुकूमत, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। अच्छा। ये बहुत जल्द आप देखेंगे। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ना, देखें हम ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के जरिए जो भी आए, ए आए, बी आए, सी आए, आई मीन ही शुड प्ले द रोल। उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए जो उसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसको वो मैंडेट मिलना चाहिए। जब तक ये जमहूरी फैसले जमहूरी तरीकों से नहीं होंगे, गैर जमहूरी इदारों की तरफ देखा जाएगा, तब तक हमारा मुल्क क्राइसिस से नहीं निकल सकता। ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास विल है, इनका सिर्फ महवर इक्तदार है लोगों को लूटने के लिए। $1 अरब की गंदम कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये यही करते रहेंगे। अभी देखें ना, किसानों को जो कीमतें देनी है वो कीमतें नहीं दे रहे। आप किसान अपनी जो पूरी साल उसने फसल पे मेहनत की, अपनी गंदम किसको बेचेगा? बिल्कुल इस पर बात करेंगे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी खबर यह है कि राना मोहम्मद आजम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और सिंध के लेबर विंग के सदर हैं ये। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना मोहम्मद आजम साहब। राना साहब, आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इतने बयानात आए हैं, हर आला हुकाम की तरफ से आए हैं, सियासी रहनुमा की तरफ से आए हैं, मज़दूरों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मज़दूरों को जब हम देखते हैं तो सिर्फ बयानात की हद तक ही आज का दिन मना लिया गया। उसके बाद हाँ, गवर्नर हाउस से बैग्स दिए गए हैं, राशन बैग्स दिए गए हैं 2000 या 4000 जो कुली वगैरह थे, मजदूर थे, उनको। ये एक अमली चीज़ हमें नज़र आई। बहरहाल, क्या आप समझते हैं कि किसी पार्टी ने या किसी हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ काम किया? खासतौर पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप सिंध के लेबर विंग के सदर हैं, तो मसाइल का आपको ज़्यादा सामना रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका नाम तो वही आपका नाश्ता है। बिल्कुल, आज योम फर्स्ट में ये मजदूर डे है और अभी मैं इंसाफ से आ रहा हूँ। आज हमने अपना सेमिनार रखा हुआ था और मुख्तलिफ हमारे पास जमात इस्लामी से और मुस्लिम लीग काफ से काफ़ी तंजीमें आई हैं और बड़ा अच्छा सेमिनार किया और मजदूर के हकूक़ के ऊपर बात हुई है। बदकिस्मती हमारी यही है, आज छुट्टी का दिन तो है मगर जो मजदूर है आज वो आज भी रोड पे है, मजदूरी कर रहा है और जो छुट्टी जिन्होंने दी है वो घर में अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश कर रहे हैं और छुट्टी मना रहे हैं, या वो पिकनिक पे गए हैं, वो जहाँ पिकनिक पे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़दूर तभी खुशहाल होगा, मज़दूर को हक तब मिलेगा जितनी भी पाकिस्तान की हमारे आला हकाम हैं, आला ओहदेदारान हैं, उनकी जो मरलात है ना, आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, उनको गैस फ्री दे रहे हैं, उनको पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, उनको महंगाई और इन हालात का क्या पता? ठीक है, मैं समझता हूँ हालात का गरीब आदमी को, मज़दूर को पता है कि वो उसने एक आज दिहाड़ी 1200-1500 दिहाड़ी लेके उसमें घर में क्या लेके जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। मगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी अयाशियाँ मयाशियों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो मज़दूर की तरफ देख नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ ये लावा पाकिस्तान के अंदर पकता जा रहा है। एक वाहिद लीडर था इमरान खान साहब जिसने आवाज़ बुलंद की अपने लेबर के लिए, मजदूरों के लिए, जिसकी मिसाल सऊदी अरब में जैसे वज़ीर आज़म का दौरा था, खान साहब गए तो उन्होंने वहाँ के बादशाह से कोई ना डॉलर मांगे हैं ना कोई कर्जा मांगा, उन्होंने वहाँ पे भी मजदूर की बात की। उन्होंने कहा जी मेरे इतने 1000 मजदूर जेलों में बंद हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है
इनसे रियासत से बरता जाए, इनको आज़ाद किया जाए। मेरे पाकिस्तान के जो मजदूर आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, इनको सहूलत दिया जाए। तो जो हुक्मरान मजदूर के लिए इतना दर्द रखता हो वो कोई पॉलिसी बनाएगा। आपने देखा होगा उन्होंने सेहत कार्ड बनाए हैं, उन्होंने दूसरी चीज़ें बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। कोई मजदूर कार्ड पे भी काम हो रहा था क्या? जी बिल्कुल, मजदूर कार्ड पे भी काम हो रहा था। और हमारी गवर्नमेंट में पंजाब के अंदर मजदूरों के लिए, जो मजदूरों की बेटियां हैं, उनके लिए जहेज फंड के ऊपर काम शुरू हो गया था, बल्कि कईयों को हमने दिया भी हम वहाँ पे ना। अच्छा। मगर 18वीं तरमीम की बदौलत सिंध के अंदर हम ये काम नहीं कर सके। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे पंजाब के अंदर ही, हमने बाकायदा वहाँ पे आइन के अंदर इसको मंजूर करवाया उस बिल पे। अच्छा, जो वहाँ पे आपने सेहत कार्ड दिया 10 लाख रुपए का, तो वो सिंध में नहीं कर सके आप? सेहत कार्ड का भी एक मामला था। जी जी हाँ, उसकी वजह बेन रुकावट सिंध गवर्नमेंट थी। उन्होंने बोला जी अब हमें इसका बजट दे दें, हम अपने लोगों को जैसे बेनज़ीर कार्ड के जरिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं, हम अपने के जरिए पेमेंट करते हैं। मैं समझता हूँ जितनी करप्शन इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर की है और जितने मामला सिंध के अंदर ख़राब है वो आप सब दुनिया के सामने हैं। तो खान साहब को काम करने नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और जो हालात है, ये तो अच्छी बात है कि अब हमारे जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि खान साहब के साथ ज्यादतियाँ हुई है, और जिसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने जमात सलामी भाई का। उन्होंने हक आलम में हक अदा किया और उन्होंने बुलंद आवाज़ की कि बिल्कुल इनके साथ ज्यादती हुई है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती हुई है। मैं कहता हूँ ये इलेक्शन अन्ना ड्रामा किया है। फॉर्म 47 हमारे पास है, हम जीते हुए हैं। फॉर्म 47 उन्होंने 2 नंबर बना के बंदों को असम्बलियों में लिया। भाई मैं तो कहता हूँ आप डायरेक्ट जो नवाज शरीफ को या नून लीग को लाना था, डायरेक्ट एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म बना देते। ना ये ड्रामा करते, ना इलेक्शन करते, ना कौम का वक्त खराब होता, ना पैसा ज़ाया होता, ना वहाँ परेशान होती। हमने क्या कर लिया, जीतने के बाद भी हम हारे हुए हैं। और मैं इस आपके प्लेटफार्म में जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हक की बात की एक सीट के ऊपर। उन्होंने बोला जी नहीं हाफिज नईम साहब ने कहा भाई मैं हारा हुआ हूँ, यहाँ से पीटीआई जीती, मैं जीता नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है। अच्छा, तो कोई आप में होने जा रहा है कोई? अब आप इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं जमात इस्लामी का, और अजीम अनवर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कहीं आप लोगों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनने जा रही है? नहीं, बिल्कुल एक बात तो वाज़ेह ये कहा गया, हमने अब इस मुल्क के अंदर जो गलत हो रहा है या गलत फैसले हो रहे हैं या कठपुतली मामला चल रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्लेटफार्म से मौलाना फजल रहमान के साथ भी हम बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। और अपना अजहर महमूद अचकदेई साहब जो है हमारे बलूचिस्तान है, उनके साथ भी ऑन बोर्ड हैं। और जमात इस्लामी के साथ भी हम ऑन बोर्ड हैं। इंशाल्लाह हम अब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, इतनी सैलरी नहीं है, इतना बंदा कमाता नहीं है जितना बिजली का बिल भरता है। पेट्रोल पे भी 5 रुपए कम हुए तो हैं। अभी हम बात कर रहे थे अजीम अनवर साहब। वो चीज देखे जी, बात है कि 20 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दी है। अभी देख लेना, ये मई चल रहा है, जून के अंदर बजट आएगा, इन्होंने 20 रुपए बढ़ा देना उसके। ऊंट के मुंह में जीरा टाइप बिल्कुल चीजें। क्या कहेंगे अजीम अनवर साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से आपका सवाल था, तो जनवरी से अब तक 2024 के अंदर जो है कुछ 64 से ज्यादा लोग मेरे कराची में, मेरे नौजवान जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। और ये खबर अभी कुछ दिनों पहले गुज़िश्ता दिनों कि जो कच्चे के पुलिस वाले जिनका लोगों ने किरदार देखा कि वो खुद डकैतों के साथ मिले हुए थे, खबर ये आ रही थी कि कराची में उनको तैनात किया जा रहा है। अल्लाह जाने इस खबर में कितनी सदाकत है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेट हो रही होती है, कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा होता है। देखें, अहम बात यह है कि देखें, सिंध के अंदर, कराची के अंदर एक लंबे तवील अरसे से रेंजर्स मौजूद है। तो रेंजर्स का क्या किरदार है, एक सवालिया निशान उस किरदार पे भी उठता है कि इतनी भारी, जाहिर सी बात है, सिंध अपना पेट काट कर उस रेंजर्स को पेमेंट कर रहा है सिंध हुकूमत। तो वो क्या रेंजर्स का रोल है कराची के अंदर, क्या उसका दायरा कार है, वो क्या सिर्फ नुमाइशी इकदाम के लिए मौजूद है? आज इजलास हुआ तो बावजूद सब वहां पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की कोई नई हुकूमत तो नहीं है ना। फॉर लास्ट 15 और 16 कंसेक्यूटिव ईयर्स दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और हमेशा MQM जो है उनका जो है शरीके जो है वो शरीके जुर्म, शरीके हुकूमत उनके साथ पीपल्स पार्टी के रही है।
और हुकूमत इलेक्शन से पहले इनकी जो है वो फायरिंग शुरू होती है, जो जितनी भी आपस में, और आपस में कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू होता है, आपस में एक दूसरे पे काफी बहतान लगाते हैं, सिंधी मुहाजिर का नारा भी लगता है, लोगों को लिसानी तकसीम करने की कोशिश की जाती है ताकि वोट गेन किया जाए। और इलेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं, अब देखें ना, ये खबर चल रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यू मिलकर जो है वो मसाइल का हल निकालेगी। तो मेरे भाई 35 सालों में इन्होंने क्या हल निकाल दिया, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, जो 35 सालों में नहीं कर सके, जब इनके पास शुरू में इक्तदार वाकई फॉर्म 45 वाला भी था। तो अब ये जब फॉर्म 45 में कुछ नहीं कर सके तो ये 47 में क्या कर सकेंगे, मुझे ये बता दीजिए। तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहेंगे कि तुम्हारा मैंडेट 100% जाली है, तो वो कहेगा तुम्हारा 50% जाली है। ठीक है, जमाल अहमद साहब से पूछ लेते हैं ना, आपका सवाल है। ठीक है जमाल अहमद साहब, देखें यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे ये करते हैं कि हर शख्स को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। देखिए आपकी बात मुकम्मल हुई, फिर हमने अजीम अनवर साहब को लिया, अब आपने सुना उनकी बात ना, अब आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाल भाई, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा, आप बेफिक्र हैं जी। देखिए भाई, हमारे कहा बन गया के बाद इन्होंने नहीं रोएंगे, बल्कि हम जमाल साहब आपकी आवाज कुछ दुरुस्त नहीं सुन पा रहे हम, कुछ डिस्टॉर्शंस है शायद सिग्नल का। हाँ नाज़रीन, कुछ सिग्नल्स का शायद प्रॉब्लम आ रहा है आज, जो ठीक है, हमारा राब्ता हो गया जी। जमाल अहमद साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि के बाद बड़ी खूबसूरत बात है कि 1.5 साल से पंजाबी जीत का है, सेंटर पूरा इनके पास है, क्या काम ये बताएं। और आज कुत्ते के हवाले से, नाले के हवाले से, सदी के हवाले से, पानी के हवाले से, सारे इश्यूज तो हमारे पास है, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये जीत के आए हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, हमने इलेक्शन का बाइकाट किया, लोगों ने आपको वोट दे दिया, आप तो काम तो करें ना, काम कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज, जमाल सलामी के अमीर साहब जो अभी बन गए, अमीर रहमान रहमान साहब 129 से जीते हैं, जैसे भी है, किसी की कहने थोड़ी हमने जीत क्या होगा, मुझे सुहाना भाई को दे दो सीट, ऐसे थोड़ी दो, सिस्टम लगाओ, कानून है तो आइन है। आप रिटर्न लिख के दें इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये मैं छोड़ता हूँ, दोबारा इलेक्शन आपके चाहने से सीट नहीं मिल सकती। आप 2-2.5 महीने हो गए, आज ये सीट का फैसला नहीं कर रहे। अगर फैसला कर चुके तो जबान से बच नहीं होंगे। 21 तारीख को जो इलेक्शन जनरल है, जमीन इलेक्शन है, उसमें इलेक्शन 129 का होता है, ये यूसी चेयरमैन भी है। अभी इनका मलिर से एक नाफी अपना एमपी है, उससे भी यूसी चेयरमैन की सीट छोड़ी नहीं है। तो मैं जमाल साहनी को ये भी देखना चाहिए इन्होंने क्या किया। और भी सेहत कार्ड की बात कर रहे थे, और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मजदूरों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब यहाँ पे भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कितने घपले होते हैं, कितने जाते कोर्ट में, तो कोर्ट में फैसला करना मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे घपले हैं। मगर ये भाई ने हमारे बात की 25 साल से कराची में, ठीक है। अब रहते वो रेंजर्स वाले काम करेंगे। अब मैंने कहना भाई पीयूष पाटिल ने नहीं किया, ठीक है, नून लीग ने नहीं किया, पर इनकी तो हुकूमत 4 साल की ना, 10 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा ने 4 साल से सिंध के अंदर है, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत में वज़ीर आज़म थे, तो इन्होंने क्यों ने रेंजर्स के तरह खत्म किए, क्यों रेंजर्स को यहाँ से इतना पैसा हुकूमत दे दी, खत्म करा देती इमरान खान साहब, नहीं खत्म करा सके ना, खुद चल रहे। लेकिन अभी फजल रहमान से हाथ मिला रहे हैं, JUI समाज साहब से कल तक इनको पूरा मिला, अभी इनको थोड़ी थोड़ी रोटी सब मेरी बात ठीक है। पीटीआई के भाई से पूछे हैं कि 2018 में हम तो जीत के आए थे ना, तो हम क्यों हार गए, क्यों आपने, ठीक है, ठीक है, उनसे भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, राना मोहम्मद आजम साहब, आपके लिए सवाल आ गया है कि 2018 के इलेक्शन में सवालिया निशान था। ये तो एमकेएम तो आपके साथ भी काम करती रही है, फिर क्यों अब इतनी शिकायत हो गई इनको? देखें जी, बात यह है कि बात हक और सच की है। जो हक के साथ खड़ा रहा, अवाम उसके साथ खड़ी हो गई। जिसने हक को छोड़ा, अवाम ने उसको छोड़ दिया। 2024 के इलेक्शन में 1100 वोट 1200 वोट जीतने वाले ये MPMA बन गया। ये अपने काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते जो MP MA ने बन गया ना ये लोग। ये शुक्र अदा करें उनका,
जिनके बलबूते पे ये लोग आए हैं ना, ये आज बैठे हुए असम्बलियों के अंदर जाली मैंडेट वाले, फॉर्म 47 वाले, क्या समझे? तो इनको तो मैंडेट आवाम ने मुस्तरद कर दिया, इनको तो वोट ही नहीं पड़ा। ये तो 12 बजे के बाद इनके कैंप वैम्प बंद हो गए थे, भाग गए थे, घरों में छुप गए थे। वो तो रात को उनको कहा नहीं जी भाई आप जीते हुए, आप घरों में चले गए, बाहर आए। अच्छा। वो दो दिन के बाद तो फॉर्म 45 को चेंज कर दिया। आपको पता है जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म 47 डाले थे और उसके अंदर कितनी गड़बड़ थी, और जैसे बच्चे नहीं पहली क्लास के काट पीट के सिफर के पीछे कर दिया, अभी वाटो लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, इस तरह की उन्होंने भोंडी हरकतें की थी और इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट से दोबारा उसको हटाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। गुफ्तगू का नाज़रीन सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और हम मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अजीम अनवर साहब से भी जान लेते हैं कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। मेयर कराची ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई कराची में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, क्योंकि लाहौर में आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो अब कराची में जो मसाइल हैं ट्रैफिक के, उनको हल किया जाए। कैसे देखते हैं आप मेयर कराची के इस इकदाम को? देखिए, पहली बात समझने की यह है कि वो सिर्फ मेयर कराची नहीं है, बल्कि जो सिंध हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही है। जिसके वो मेयर हैं, वो जिस तरीके से मेयर बने वो सबके सामने है कि किस तरीके से जो है वो 172-73 वाली जमात जो है वो हार जाती है और किस तरह से 130 वाला मेयर बन जाता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, कराची में जो ट्रांसपोर्टेशन इशू है, जो सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कैम है, रेड लाइन का मंसूबा, फलाना BRT का मंसूबा, आज तक मतलब सिर्फ नुमाइशी कदम तो होता है। कराची में इस वक्त हम समझते हैं कि 4 से 5 हजार बसेस की जरूरत है। अभी और भी आई हैं। ये 40 बसें इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 5 बस जब आती है तो उसकी तकरीबी रूनुमाई होती है और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो मुझे बताएं कि क्या जो बसें इंपोर्ट हो रही है इससे कराची के ट्रांसपोर्ट का, तो जब तक कराची को एक मास ट्रांजिट मंसूबा जो कि पूरी कराची को कवर करे, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, जब तक आप 4-5 हजार बसेस, तो मेगा प्रोजेक्ट चाहिए। देखें 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात तो है ना सिंध हुकूमत के पास, लेकिन वो कराची को, मतलब कराची, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कराची दुश्मन जमात है। इस बात में किसी को शक है, आप कराची में सर्वे करवा लें, आप लोगों से पूछ लें, लोग आपको बताएंगे। तो ये इन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या MKO में, दोनों ने मिलकर मतलब फ्रंट जो आउटलुक रहा है उस पर ये एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ हुकूमत का हिस्सा रहे। अभी दोबारा हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो देखें ये जाली यानी हाँ, तो अब देखें, एक तो फॉर्म 47 के जरिए है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये हाल है कि वो फॉर्म 47 का मौका ही नहीं आने देती। वहां वडीरे जागीरदारों का इतना असर रसूख है कि अपने इलाके में वो जागीरदार किसी को खड़ा ही नहीं होने देता अपने सामने। आप अपना पेपर नॉमिनेट नहीं कर सकते, नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो जुल्म का निजाम है वो ज्यादा अरसे मतलब ये ना डिलीवर कर सकते हैं, नुमाइशी इकदाम तो कर सकते हैं। ये बसों के बारे में 5 बस इंपोर्ट कर ली, 10, कभी उसी बस को रूट को उस बस को शिफ्ट करके दूसरे रूट का इफ्तिताह कर दिया। तो ये जाली इफ्तिताह से मुझे बताएंगे कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो सकता है या खत लिखने से? वही तो कह रहा हूँ, वो 5 बसें इंपोर्ट की है, टोटल 40 आनी है, उसमें से 5 आ गई, 40 बसों से कराची का मसला हल हो जाएगा। तो मतलब कराची तो इतना बड़ा, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चले जाए, ईस्ट चले जाए, वेस्ट चले जाए, मतलब 3 करोड़ की पहले हमारी आबादी खाली, हमारा पानी का मंसूबा ये अब तक नहीं कर पाए, यानी K4 का मंसूबा, पानी के लिए तरस रहा है कराची। इस वक्त बुरा हाल है, लोग जो है आपस में जो है वो दस्तों गरेबा है पानी के लिए, मोहल्ले वाले आपस में एक दूसरे से, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है ना। यानी नेमतुल्लाह खान साहब जो है, जो अपने उनका K3 मुकम्मल करके गए, K4 का आगाज करके गए। नेमत साहब के बाद से 2004-5 से लेकर अब तक हम 2024 में बैठे हुए हैं, 18-20 साल होने वाले हैं, लेकिन वो K4 जो है नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच सका। आप देखें ना, जुल्म है। तो आप 650 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा है, उसको ऑलरेडी कट ऑफ करके ये 250 कम कागज में कर चुके हैं और अमली इकदाम हर साल उसका जो है एक इफ्तिताह होता है, लेकिन अब तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब तक देखें, KCR का भी इफ्तिताह काफी दफा हुआ है आपके सामने, तो ये मुझे बताया कि इनसे एक्सपेक्ट करना, इन फॉर्म 47 वालों से, इस जाली जमहूरियत के दावतदारों से एक्सपेक्ट करना, ये जो मौरूसी जमातें हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे या फिर बेटी, तो इस तरह की अगर हुकूमतों से कोई एक्सपेक्टेशन है तो मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। इन्होंने पिछले 30-35-40 सालों में क्या किया, क्या डिलीवर किया, ये जो आप डिलीवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। राना साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो बयान सामने आया है कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ बानी PTI का ये बयान भी सामने आ गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि MKM और नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो कोई बात नहीं करनी है।
बाकी किसी से बात करें तो करें, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से कुछ चीज़ें हमारी हम सोच रहे हैं चलने के लिए, कोई लायामल ऐसा इख्तियार करना चाह रहे हैं, कोई हिकमत अमली ऐसी बन रही है, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखें जी, खान साहब जिस दिन जेल में गए हैं और आज तक जो है वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। अगर मुज़ाकरात करने होते तो मेरे ख्याल से 2000 अभी जो 24 में इलेक्शन होते हैं, हुकूमत में हम होते हैं। पीपल पार्टी की भी ख्वाहिश थी अच्छा कि हम इनके साथ मिल जाएंगे। आपने तो क्लीन स्वीप कर दिया सबको। तो ख्वाहिश उनकी थी और नून लीग की तो टोटली 17 सीटों पे वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और 14 सीटों पे पंजाब की वज़ीर आला बन गए बोलो। तो इतना तो जुल्म ये हुआ है। और सिंध में आपको पता है डाकू राज लगा हुआ है। ये भाई ने मेरे से ही कहा है, हमारे कई ऐसे कैंडिडेट जिनको अगवा कर लिया है, वो नॉमिनेशन जमा करवाया, उसके बाद अगवा हो गया, उनको छोटे मुकदमात बना दिए गए। तो ये तो जुल्म में हो रहा है। और भाई खान साहब बैठे हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं हो गए, कोई किसी के साथ सियासी। हाँ, जो राय रास्त पे आ गया, जो हक के साथ खड़ा हो गया, उनके दरवाजे। तो मसले का हल कैसे होगा राना साहब, अगर कोई बातचीत नहीं होगी? देखें, मुज़ाकरात तो आखिर मसले का हल होते हैं। जी जी बिल्कुल मसले का हल है। खान साहब ने बोला जो हमारा मैंडेट चुराया है वो वापस कर दें, हम बैठने के लिए तैयार है। जो आपने फॉर्म 47 घर रात को बैठ के रात की तारीख में जो ढाका डाला है, वो आप हमें हमारा मैंडेट वापस कर दें तो हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। बात है आप चोरी भी करें, ऊपर से सीनाजोरी भी करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, जमील अहमद साहब से भी बात कर लेते हैं। सॉरी, जमाल अहमद साहब। जमाल अहमद साहब, मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक खत्म हो गया है और मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक कर लिया गया, जबकि नून लीग से आपके इख्तलाफात शुरू हो गए। अभी जब इलेक्शन हो रहे थे तो नून लीग के साथ आप लाए थे और अब फिर आप पीपल्स पार्टी के से मिल गए, तो मतलब इस जेस्चर को कैसे आप डिफेंड करेंगे? अवाम तो बहुत बाशऊर है, बहुत सवाल खड़े कर देती है। जमाल साहब, हमारे पास पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टियां हैं ना। अभी वो हम पीटीआई की बात नहीं करते ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग है। हम देखें, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम सोच के आते हैं कि एमएनए बनेंगे तो हम हुकूमत में जाएंगे, इसलिए जाएंगे अवाम की बुनियादी जिस वजह से अवाम में होती है उनके मसले मसाइल हल करने की बात करेंगे। कौन चाहते हैं जितने का बात अपोजिशन बैठे? हमारी तो ख्वाहिश होती है। जहाँ देखें, इमरान खान के साथ भी हमारी एक टाइम था, उन्होंने कितने एग्रीमेंट में कितनी चीजें बात की। K4 का मसला भाई बात कर रहे थे, K4 का अभी तकरीबन 5-6 दिन पहले एहसन इकबाल से फारूक सत्तार भाई की, मुस्तफा भाई की, खालिद मकबूल की मुलाकात हुई है। आपको पता है वो मनसूबा 25 अरब से अब 300 अरब पे चल गया। इंशाल्लाह जहाँ भी खड़ी है, किसी के साथ खड़ी हो या ना हो, इंशाल्लाह 2027 में कंप्लीट होगा। अल्लाह ने चाह तो हमारे तवज्जुह से K4 का मनसूबा कामयाब होगा। दूसरी जमात इस्लामी के भाई ने हमसे आपसे बात कर रहे थे कि ये तो फॉर्म 45 की पैदावार है, इनसे पूछो कि बल्दियाती इलेक्शन में इनकी परसेंटेज क्या थी वोट की। अरे हमारे भीख की वजह से जीत क्या है माजरत के साथ? क्या एमकेएम का मुस्तफा कमाल का टाइम नहीं देगा बल्दियाती हुकूमत का? उस वक्त सिटी नाज़रीन देख के कितना काम किया। आज तो बहुत सारे काम मुस्तफा कमाल के बोलते हुए काम है, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया। बड़ी खिसियानी बिल्ली जमाल साहब, मुस्तफा कमाल साहब के बाद वसीम अख्तर भी आपके मेयर आए थे ना? सर हमने कहा ना, हम तो ये कह रहे वसीम अख्तर फाइलें फेंक के चले गए थे। सुन लेना, इन्होंने कहा वसीम अख्तर ने काम नहीं किया, रोना रोते थे, हर वक्त तैयार का रोना रोते, मगर इन्होंने उसी इलेक्शन में जीत के उन्होंने कहा था हम रोएंगे नहीं इसी पैसे में। तो वसीम अख्तर के टाइम में पैसा चेयरमैन को, यूसी को मिलता है, वही पैसा इनको मिल रहा है। इनके काम क्या हो रहे हैं मुझे बता देना। कोई तरक्याती काम, वर्ल्ड बैंक के काम को अपने काम में क्यों गिनवाते हैं? क्लिक के काम को इन्हें क्यों खड़े हो जाते हैं हर जगह? अभी हम काम करा रहे हैं सर्विस बोर्ड वालों से, वहां भी आके खड़े हो जाते हैं। बात यह है कि इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को 4 से बड़े जैसे मिले थे। अभी तो मैं कह रहा हूँ बड़े मामला देखे भी नहीं, साथ ही हमारे शहीद हुए गिरफ्तार भी भी है। इनसे पूछेगा अभी तो आपका आपने जो हमला किया है अभी उसका फैसला होना बाकी है, तो इंतजार करें ना। हमने तो बड़ी मुसीबतें झेली है भाई, आज भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अवाम के साथ खड़े, अवाम के चाना बचाना करें, वोट लोग दे के आए, वोट है ऐसा नहीं ख्वाहिश होकर। और कल अरे वोट इन्होंने किए थे। ठीक है। अच्छा जमाल अहमद साहब,
जी जमाल अहमद साहब, अभी आवाम के ऊपर जो बिजली बम गिरने वाला है, 19 या 20 रुपए फी यूनिट का इजाफा होने वाला है, इसके लिए कोई आपने कोई प्लान किया है आवाम का साथ देने के लिए? कोई एहतजाज वगैरह या कुछ कोई सजेशन गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं? ये बम पेट्रोल की सूरत में गिर रहे या बिजली की सूरत में गिर रहे, देखिए IMF से जो मुकदमा जो कह रहे हैं वो सारी चीजें करनी है। अब डिफॉल्ट किससे जा रहे थे? देखिए सबसे ज्यादा कर्जा अगर नून नहीं दिया तो इस पार्टी ने लिया तो करते हम के टाइम IMF से छुटकारा मिलेगा जब तमाम लोग प्रॉपर ठीक है, इंशाल्लाह हम ठीक है, ठीक है। राना मोहम्मद आजम साहब से भी बात कर लेते हैं। राना साहब, ये जो एक नन्ही सी किरण आई है 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे कमी की, क्या ये कंपनसेट करेगी ये बिजली के बढ़ते हुए यूनिट की तरफ? देखिए जी, ये जब पेट्रोल कम करते हैं तो बिजली बढ़ा देते हैं, जब बिजली थोड़ी सी कम करते हैं तो पेट्रोल बढ़ा देते हैं। दिखाते हैं इस तरफ की है, मारते हैं इस तरफ से है ये। अच्छा, तो मेरे भाई ने बात की ना ये जमाल साहब ने कि तो भाई ये जो हमारी PTI की हुकूमत से जब अलहदा हुए थे तो इन्होंने कहा जी अब महंगाई बहुत कर दी है, अवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, PDM टोला 16 माह में 200 गुना महंगाई कर दी इन्होंने। बिजली कितना बढ़ाया? हमारा तो 160 रुपये पेट्रोल था, आप तो 300 रुपये पे पेट्रोल लेंगे। आपने तो अब तक हुकूमत नहीं छोड़ी, आप तो उनके साथ मिलके बैठे हुए हैं, आप उनके साथ सारे आप जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए कराची की अवाम आपके चेहरे जान चुकी है, उन्होंने आपको मुस्तरद कर दिया, आपको वोट नहीं पड़ा। आप 47 की पैदावार हो और किसी वक्त भी ये तलवार लटकी हुई है, अदालत से आपको बिल्कुल फारग कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फतह फिर हक कर सच, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी हुई है और उन्होंने वोट दे के साबित कर दिया कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। वक्त अब कम रह गया। राना अजीम साहब, कराची इलेक्ट्रिक के ने जो 19 रुपए फी यूनिट बढ़ाने के हवाले से मुतालबा किया, देखिए ये वो कराची इलेक्ट्रिक माफिया है जिसको MKM के दौर में जब दे वर द पार्ट ऑफ मुशर्रफ गवर्नमेंट, उस वक्त जो है इसको जो है इसकी प्राइवेटाइजेशन की गई और 17 अरब रुपए जो हमारा दावा है कि जो इसकी सिर्फ खंभों की और तारों की कीमत थी उसमें ये एक प्राइवेटाइज कर दी गई कंपनी को, जिसको वफाकी हुकूमत सब्सिडी भी देती है। MKM कभी भी कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती, ना कोई बात करती है। लोगों का इस्तेसाल पे इस्तेसाल बिजली हर महीने जो है कोई कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हमारा मुतालबा है कि कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए फ्रॉम द डे फर्स्ट। और जब तक इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, जब तक नहीं पता चलेगा कि कितने अरबों रुपए जो है ना, उसके अलावा ना दहिंदा है इसने जो गवर्नमेंट के जो इदारों के जो गर्दिशी कर्जे होते हैं वो उसमें कराची इलेक्ट्रिक ना दहिंदा है, तो इसका तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सजेशंस भी देते हैं। मेरे जितने भी गेस्ट होते हैं वो जरूर मसाइल को ना सिर्फ सामने लेके आते हैं बल्कि उनका सजेशन भी देते हैं। बहुत शुक्रिया अजीम अनवर साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद आजम साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अब जो वक्त है वो यकीनन हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और फैसले ले लेने चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।